हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज हम एम लक्ष्मीकांत का जो हमारा पार्ट 4 है उसका हम चैप्टर 34 डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा हाई कोर्ट। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 33 तक कंप्लीट कर लिया है। वो सारी वीडियो अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। उन सब का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। देखिए, आज हम जो डिस्कस करेंगे हाई कोर्ट के बारे में क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हाई कोर्ट का है। उसमें हम इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, इवोल्यूशन और जो कॉन्स्टिट्यूशंस के अंडर जो रखा गया कंट्रीब्यूशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस क्या क्या है हमारी कंट्री के अंदर, किसके रिगार्डिंग में, हाई कोर्ट के रिगार्डिंग में। हम उसके बाद डिस्कस करेंगे किस तरीके से हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट की जाती है, उनका टेन्योर क्या रहता है और किस तरीके से उनका रिमूवल आपको देखने को मिलता है, किस तरीके से हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। फिर हम देखेंगे सैलरी, ओथ एंड अदर जो उनकी क्वालिफिकेशंस होती है हाई कोर्ट के जज बनने के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर जुडिक्शंस एंड पावर क्या क्या है हाई कोर्ट का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर डिफरेंट बिटवीन रिट जुडिक्शंस क्या है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी फंक्शंस क्या है हाई कोर्ट का, उसको डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं किसके बारे में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया। हमारे देश के अंदर जो हाई कोर्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा कि हमारी कंट्री में जो पहला हाई कोर्ट बना था, ओरिजिनेट हुआ था, वो हुआ था 1862 में। और 3 हाई कोर्ट थे उस टाइम पे हमारी कंट्री में जो सेटअप किए गए थे। पहला था कोलकाता, मुंबई एंड मद्रास। ये 3 हाई कोर्ट थे और ये इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट के तहत में स्टैब्लिश किया गया था। उसके बाद जो 4th हाई कोर्ट है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, इलाहाबाद में स्टैब्लिश किया गया था 1966 में स्टैब्लिश किया गया था। फिर उसके बाद आफ्टर 1950 जो हाई कोर्ट थी एग्जिस्टिंग इन अ प्रोविंस बिकम द हाई कोर्ट फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट। यानी कि जब हमारा देश आजाद हो गया तो हर एक स्टेट में क्या था, 1950 के बाद क्या है, एक हाई कोर्ट स्टैब्लिश किया जाने लगा था। आज के टाइम पे अगर हम करेंटली बात करें तो हमारी कंट्री में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी में टोटल 25 हाई कोर्ट है। अगर हम अपनी कंट्री में बात करें तो एक सुप्रीम कोर्ट और 25 हाई कोर्ट आपको देखने को मिलेगा। ऐसे बहुत से हाई कोर्ट है जो 2 स्टेट या 2 यूनियन टेरिटरी का एक कॉमन हाई कोर्ट आपको देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश के अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश रिऑर्गेनाइज एक्ट 2014 के तहत क्या है, 2 जून 2014 को क्या है, एक सेपरेट हाई कोर्ट स्टैब्लिश किया गया आंध्र प्रदेश के लिए, यानी कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। करेंटली मैंने बता दिया कि आज के टाइम पे आपको टोटल कितने 25 हाई कोर्ट आपको देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश जो है हाई कोर्ट कब बना, ये आंध्र प्रदेश का जो लेटेस्ट 25वां हाई कोर्ट था वो किसका बना था, आंध्र प्रदेश का। आप ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पे क्या है, करंट अफेयर के रिगार्डिंग में क्वेश्चन बन सकता है। और वो भी कब, तो ये बना था 1 जनवरी 2010 को अमरावती में। और हैदराबाद जो हाई कोर्ट है अब उसको क्या है, तेलंगाना हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। और कहाँ पे लोकेटेड देखने को मिलेगा, ये आपको हैदराबाद में लोकेटेड देखने को मिलेगा। एक चीज और ये याद रखना कि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों का कॉमन हाई कोर्ट आपको कौन सा देखने को मिलेगा, तो इन दोनों का आपको एक ही कॉमन हाई कोर्ट देखने को मिलेगा। यानी कि जम्मू कश्मीर का जो हाई कोर्ट है वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये जो हमारे 2 यूनियन टेरिटरी हैं, इसका एक कॉमन हाई कोर्ट आपको देखने को मिलेगा। फिर कलकत्ता हाई कोर्ट, जो हमारी कंट्री में सबसे ओल्डेस्ट जो हाई कोर्ट है वो है कलकत्ता हाई कोर्ट, जो कि स्टैब्लिश किया गया था 2 जुलाई 1862 को। तो ये भी चीज याद रखिएगा कि हमारी कंट्री का जो सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है वो है कलकत्ता हाई कोर्ट। तो ये कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के रिगार्डिंग में। एवोल्यूशंस, ये सारी चीजें आपको पता ही है
कि मैंने अभी बताया कि कौन टाइम टू टाइम क्या है हमारी कंट्री में हाई कोर्ट की जो संख्या है वो बढ़ती चली गई। जैसे कि अगर हम बात करें दिल्ली, दिल्ली एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना खुद का क्या है हाई कोर्ट आपको देखने को मिलेगा। फिर जैसे कि हम मुंबई हाई कोर्ट की बात करें तो मुंबई हाई कोर्ट गोवा, महाराष्ट्र, सॉरी गोवा आपका महाराष्ट्र तो हो ही जाएगा, और पुडुचेरी, ये तीन इस जगहों का यानी कि एक यूनियन टेरिटरी और दो स्टेट का क्या है कॉमन आपको हाई कोर्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आज के टाइम पे क्या है कुछ स्टेट के कॉमन हाई कोर्ट आपको देखने को मिलेगा। या आप जैसे बात कर लो चंडीगढ़ हाई कोर्ट के बारे में तो ये आपको हरियाणा और पंजाब, इन दो स्टेट का क्या है आपको एक सेपरेट हाई कोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, ये कॉमन ही हाई कोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए अगर हम कंट्रीब्यूशंस की बात करते हैं तो जो हाई कोर्ट है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टेट लेवल पे। तो जैसे कि देखिए हमारी कंट्री में जो सबसे बड़ा जो कोर्ट माना जाता है वो माना जाता है सुप्रीम कोर्ट को। उसके बाद माना जाता है स्टेट लेवल पे जो सबसे हाईएस्ट लेवल का जो कोर्ट होता है वो होता है हाई कोर्ट। उसके बाद आपका आ जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये सारी चीजें आपने एनसीईआरटी के बुक में भी पढ़ा होगा जुडिशरी सिस्टम के बारे में। जब आप एट्थ क्लास की बुक जब रीड करोगे पॉलिटिकल साइंस का तो उसमें भी आपको जुडिशरी सिस्टम के बारे में अच्छा खासा पढ़ने को मिल जाएगा। वहां पे आपको बेसिकली नॉलेज हो जाएगी किसके बारे में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में, जो पंचायती राज पे जो न्याय पंचायत हो वो सारी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा। तो कंट्रीब्यूशंस की बात करते हैं तो काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट सेफ गार्ड के तरीके से रोल प्ले करता है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट, सिटीजन्स के राइट की प्रोटेक्शंस करता है, सेफ गार्ड, उसी तरीके से स्टेट लेवल पे क्या है कि जो हाई कोर्ट है वो क्या करता है राइट ऑफ जो इंडियन सिटीजन्स है उनके अधिकारों की रक्षा करता है। फिर देखिए अगर हम बात करें कि हमारी कंट्री क्या है एक फेडरल सिस्टम पे काम करती है तो जिसमें क्या है आपको क्या देखने को मिलेगा कि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव से सेपरेट रखा गया है जुडिशरी को। तो जुडिशरी क्या है तो जुडिशरी की अपनी अलग पावर देखने को मिलेगी। तो फेडरल में होता ही यही है कि जो पावर है वो क्या हो आपको डिवाइडेड देखने को मिलेगी, सबकी अपनी अपनी पावर देखने को मिलेगा। तो हमारी कंट्री में जो जुडिशियल सिस्टम है, जो जुडिशरी है वो क्या रखा गया है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट रखा गया ताकि वो फ्री होकर के अपना काम कर सके। देखिए उसके बाद अगर बात करते हैं किसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस के बारे में, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आर्टिकल 214 से लेकर के 231 तक पार्ट 6 इसके बारे में कहा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये हाई कोर्ट के बारे में लिखा गया है जिसमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 214 से 231 तक जो डील किया गया है वो हाई कोर्ट के ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिपेंडेंस, जुडिडिक्शंस, पावर, फिर बात करते हैं प्रोसीड्यूर्स, इन सब के बारे में बात रखी गई है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख भी सकते हो। यहाँ पे पावर्स देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आप अगर इंडिपेंडेंस की बात कर लो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में आपको देखने को मिलेगा। देखिए अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट के जुडिडिक्शंस और ओवर रेनेव्यू मैटर्स रिगार्डिंग, अगर हम बात करते हैं डिड नॉट एंजॉय द प्री कॉन्स्टिट्यूशन एरा, यानी कि जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एरा से पहले जो जो हाई कोर्ट थे जुडिडिक्शंस ओवर रेनेव्यू मैटर ये इंजॉय नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ तो ये क्या करने लगे फिर इनके पास भी जुडिडिक्शंस ओवर जो रेनेव्यू मैटर्स है उसको भी वो क्या करने लगे, इस पावर को एंजॉय करने लगे। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन इंपावर करता है जो भी पार्लियामेंट है या जो स्टेट लेजिस्लेटिव है टू चेंज जुडिडिक्शंस एंड पावर ऑफ हाई कोर्ट। देखिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1956 में, तो इसमें एथोराइज किया गया था कि पार्लियामेंट इस्टेब्लिश कर सकता है दो या दो से ज्यादा स्टेट के कॉमन हाई कोर्ट को क्या कर सकता है, इस्टेब्लिश कर सकता है, और इसमें यूनियन टेरिटरी और स्टेट दोनों शामिल थे। तो आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1956 में, इसमें क्या था कि पावर मिल गई थी, एथोराइज कर सकता था पार्लियामेंट कि वो इस्टेब्लिश कर सकता है क्या, तो कॉमन हाई कोर्ट
फोर टू और मोर स्टेट। इसमें स्टेट के साथ साथ आपको क्या है, यूनियन टेरिटरी भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज भी आप याद रखना। तो देखिए प्रेजेंट टाइम पे मैंने फिर बता दिया कि आज के टाइम पे क्या है, 25 हाई कोर्ट आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि 25 हाई कोर्ट करंट टाइम पे हमारी कंट्री में अभी है। जिसमें से बात करते जो 3 आर कॉमन फॉर 2 और मोर स्टेट, यानी कि 3 ऐसे हाई कोर्ट है जो 2 या 2 से ज्यादा स्टेट के क्या है, कॉमन है। दिल्ली एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना खुद का हाई कोर्ट है, जो कि स्टैब्लिश किया गया था 1966 में, ये भी याद रखना। फिर देखिए पार्लियामेंट एग्जेंट कर सकता है, ठीक है, हाई कोर्ट या किसी भी यूनियन इसमें अगर हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरी, और एक्सक्लूड कर सकता है जुरिडिक्शंस ऑफ हाई कोर्ट या किसी भी यूनियन टेरिटरी में। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिगार्डिंग किसके, सुप्रीम वो हाई कोर्ट के रिगार्डिंग। देखिए अगर हम आर्टिकल 216 की बात करते हैं, मैं यहाँ समझा देता हूँ। आर्टिकल 216, आर्टिकल 216 क्या कहता है कि एवरी जितनी भी जो हाई कोर्ट है, वेन एवर एक्सक्लूसिव और कॉमन कंसिस्ट चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस आर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डीम नेसेसरी टू अपॉइंटमेंट। यहाँ पे यानी कि आप इन शॉर्ट ये समझिए कि जो आर्टिकल 216 कहता है वो हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग में कहता है। यानी कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, जो उनको कौन अपॉइंटमेंट करता है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। लेकिन इसमें क्या है, स्टेट के गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और वहां के चीफ मिनिस्टर के कंसल्ट पे अपॉइंटमेंट किया जाता है। ये चीज भी आप याद रखना। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट एंड लिव्स इनटू द डायरेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग में आपको देखने को नहीं मिलेगा हाई कोर्ट के और उसके लीव्स के रिगार्डिंग में। अब देखिए अगर बात करते हैं किसके बारे में, पावर अपॉइंटमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग में आपको देखने को मिलेगा। अगर हम अपॉइंटमेंट या हम पावर की बात करते हैं जजेस के, तो देखिए जज जो है हाई कोर्ट के जो जज है वो अपॉइंटमेंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। और देखिए हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, अपॉइंटमेंट जो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, तो इसमें कंसल्ट होना पड़ता है, कंसल्ट लेना पड़ता है किसका, तो आपको चीफ मिनिस्टर का। उसके बाद देखने को मिलेगा चीफ मिनिस्टर और ऑफ इंडिया, यानी कि स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर, इनके क्या है कंसल्ट पे, एडवाइस पे ही क्या है जो प्रेसिडेंट है वो चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट को क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं। अगर हम अदर जजेस की बात करते हैं हाई कोर्ट के, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जो चीफ जस्टिस है वो कंक्रेंट करते हैं ऑलरेडी जो हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं कंसल्ट के बेस पे। और इन केस अगर कोई कॉमन हाई कोर्ट है जो 2 या 2 से ज्यादा स्टेट के, तो उसमें क्या है, जितनी भी जो स्टेट है, स्टेट के जो गवर्नर है, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा जो स्टेट है उसके जो गवर्नर है, तो प्रेसिडेंट उनके साथ क्या करेगा, कंसल्ट करेगा। उसके बाद जाकर के अदर जो हाई कोर्ट के जजेस है उसको अपॉइंटमेंट किया जाएगा। लेकिन 1998 में बात करते हैं, जो कि 3 जजेस की कोर्ट, यानी कि 3 जजेस केस था 1998 में। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ओपन किया गया था कि केस ऑफ अपॉइंटमेंट रिगार्डिंग हाई कोर्ट के जजेस के। तो इसमें ये कहा गया था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है शुड कंसल्ट अ क्वालिज्म मेथड से क्या किएंगे, क्या किया जाएगा कि कोर्ट के जजेस को अपॉइंटमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे आप ये केस याद रख सकते हो, ये केस था आपका 3rd जजेस केस, और कब था ये, 1998 में, ये चीज याद रखना। तो देखो इसमें क्या था कि इसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है शुड कंसल्ट अ क्वालिज्म और 2 और सीनियर मोस्ट जजेस में, कहा गए तो सुप्रीम कोर्ट के। फिर देखिए इसमें सोल ओपिनियन रखा गया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलोन डज नॉट कंस्टिट्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस। ये सारी चीजें किस में रखी गई थी, 1998 का जो 3rd जजेस केस था उसके अंदर में रखा गया था। उसके बाद देखिए हम 2015 की बात करें, तो 2015 में क्या था, 4 यानी कि 4 जजेस केस था। तो इसमें कहा गया था कि जो कोर्ट है ओपन करेगा न्यू सिस्टम जिसको नाम रखा गया था NJAC। अब देखिए NAJC का क्या मतलब है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें रखा जो क्वालिज्म सिस्टम था उसमें जो
अगर सरकार जो कोर्ट के अंदर जो जजेस की जो अपॉइंटमेंट रखने की जो बात रखी गई थी, जो क्वालिज्म मेथड था, उसके तहत क्या था कि 99 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, कि जिसमें ये कहा गया था कि 2014 के अंदर इस अमेंडमेंट में ये था कि जो NJAC जो एक्ट है उसको क्या है अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अवॉइड घोषित कर दिया गया, किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये कहा गया कि ये भाई क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके इसको क्या कर दिया था, अवॉइड कर दिया था। क्यों? क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था कि जो 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014 में लाया गया था, इसमें ये एक बात की गई थी कि जो NAGC जो क्वालिज्म मेथड है, जिसमें को जो जज हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग में बात रखी गई थी, तो इसमें कोर्ट ने ये कह के इसको हटा दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ पे पार्लियामेंट क्या कर रहा है कि जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है उसको क्या कर रहा है, ये इफेक्ट डाल रहा है। तो इस बेस पे क्या है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। तो इस पे बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ जो बेसिक स्ट्रक्चर है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो इसके बेसिस पे क्या है, जो 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन एक्चुअली यहीं से निकल करके आते हैं। एग्जामिनर जो करंट में चल रहा होता है उसी के बेस पे क्या है, आपसे क्वेश्चंस निकाल करके पूछता है। फिर देखिए, अगर हम बात करते हैं टेनवर के बारे में, यानी कि जो उनका कार्यकाल रहता है, तो हाई कोर्ट के जजेस का जो कार्यकाल रहता है, या तो वो 62 ईयर तक होनी चाहिए, और या तो उससे भी पहले वो क्या कर सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं, या इम्पीचमेंट जो पार्लियामेंट के द्वारा उनको हटाने के लिए, जजेस को हटाने के लिए, या जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है उसके रिगार्डिंग में क्या है, हटाया जा सकता है। देखिए, अगर हम थोड़ी सी एक चीज और मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नीड टू सबमिट अ रिकमेंडेशंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द पार्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये सब चीजें आप याद रखिएगा। फिर देखिए, अगर हम ट्रांसफर ऑफ जजेस भी किए जाते हैं, यानी कि देखिए ट्रांसफर ऑफ जजेस की बात करते हैं, तो अदर हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको क्या है, ट्रांसफर किया जा सकता है। इस डिसीजन में इंटरली बात करते हैं डिपेंडेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो ट्रांसफर, या आगे भी देख लो, तो अगर हम ट्रांसफर ऑफ जजेस इज डन विद द एम ऑफ इंश्योर प्रॉपर एंड जस्ट ट्रायल फॉर द एवरी केस। तो ये इस टाइम इन कंडीशंस में भी क्या है, तो जजेस की जो ट्रांसफर है वो आपको क्या है, देखने को मिलेगा। अब मैं यहाँ पे पहले एक चीज बता देता हूँ, ये जो क्वालिज्म सिस्टम है हाई कोर्ट का, ये क्या है। देखिए, अगर हम हाई कोर्ट के क्वालिज्म सिस्टम की बात करते हैं, क्वालिज्म सिस्टम ये वो सिस्टम होता है जिसमें चीफ जस्टिस और 4 अदर सीनियर मोस्ट जज जो कोर्ट के अंदर में, वो नाम को रिकमेंडेड करते हैं किसके लिए, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस, यानी कि हाई कोर्ट के जजेस के लिए। तो इसको हम कहते हैं किसमें, और तब जाकर के जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो सुप्रीम कोर्ट के जो अदर जजेस हैं, जब वो एडवाइस दे देते हैं आफ्टर अप्रूवल, तब जो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, तो उसको कहते हैं हम क्वालिज्म सिस्टम ऑफ हाई कोर्ट। अगर हम रिमूवल की बात करते हैं, किस तरीके से हटाया जा सकता है एक हाई कोर्ट के जज को, तो उसको हटाने के लिए क्या है, तो देखिए हाई कोर्ट के जज को तभी हटाया जा, यानी कि उनको तभी रिमूव किया जा सकता है, जब हटाया जा सकता है, जब पार्लियामेंट के द्वारा, अगर हम बात करते हैं ग्रॉस मिसकंडक्ट और वायलेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इन शॉर्ट बस ये समझिए कि जज को हटाने के लिए एक ही कंडीशंस है, यानी कि उनकी जो बिहेवियर है, या तो वो क्या कर रहे हैं, या तो वो वायलेंस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशंस का, या मिसकंडक्ट कर रहे हैं। तो इस बेसिस पे ही क्या है, जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह रिमूव किया जा सकता है। देखिए, उसके बाद अगर हम सैलरी अलाउंसेस क्वालिफिकेशंस की बात करें, तो देखिए अगर हम बात करते हैं सबसे पहले क्वालिफिकेशंस के बारे में, अगर हम क्वालिफिकेशंस ऑफ हाई कोर्ट की बात करते हैं तो सबसे पहला क्या है, वो इंडिया के सिटीजन होनी चाहिए, उनके पास क्या है, जुडिशियल ऑफेंस, या हम बात करते हैं टेरिटरी ऑफ 10 ईयर का उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ही शुड बी एडवोकेट, किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल वो क्या होने चाहिए, एडवोकेट के तौर पे काम करने चाहिए, काम कर चुके हो। और कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड अ मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज द जज ऑफ हाई कोर्ट। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर हम इसके मतलब की बात करें, तो देखिए जैसे मैंने भी बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में हाई कोर्ट के जज को अपॉइंटमेंट करने के लिए कहीं पे भी आपको मिनिमम एज आपको देखने को
नहीं मिलेगा। फिर देखिए अगर हम कॉन्स्टिट्यूशंस मेक नो प्रोविंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ यानी कि डिस्टिंग्विश्ड। अब इसका मतलब क्या है, देखिए हमारे संविधान के अंदर में राष्ट्रपति की राय में हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में क्या है प्रतिष्ठित किया गया है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। फिर देखिए जज ऑफ जो हाई कोर्ट है वो ओपनिंग प्रेसिडेंट, जैसे अनलाइक इन द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब देखिए यहाँ पे क्या है कि न्यायवादी की जो नियुक्ति है यानी कि जो न्यायाधीश है जजेस हैं उनकी जो नियुक्ति की जाती है, नियुक्ति के लिए प्रावधान नहीं करता है। अगर हम मामले की बात करते हैं किसके विपरीत में, किसके अपोजिट में हो जाता है, ये आपके सुप्रीम कोर्ट के अपोजिट में हो जाता है। ये आपको देखने को मिलेगा क्वालिफिकेशंस की रिगार्डिंग में, ठीक है। अगर हम देखिए बात करते हैं सैलरी के बारे में, तो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो पेड किए जाते हैं, जो भी उनके सैलरीज हैं, जो बेनिफिट्स हैं, इंश्योर किए जाते हैं फाइनेंशियल एंड इंडिपेंडेंस एंड सिक्योरिटी। अब देखिए इसका मतलब आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर मैं इसके मतलब की बात करूं कि जितने भी जो हाई कोर्ट के जज है उनको मतलब अच्छे सैलरीज दिए जाते हैं, और उनकी जो सिक्योरिटी है, उनकी जो बेनिफिट्स हैं उसको इंश्योर किया जाता है, और जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है या जो हम इंडिपेंडेंस सिक्योरिटी है वो आपको देखने को मिलेगा। ओथ की बात करते हैं, शपथ जिसे हम शपथ दिलाना कहते हैं, तो देखिए इनमें जो शपथ दिलाई जाती है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक बार सिविल सर्विस के प्रीलिम्स में क्या है, एक साइड आपको ऑर्गेनाइजेशन यानी कि प्रेसिडेंट मिनिस्टर जजेस के रिगार्डिंग में यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूशंस के हेड के नाम दे दिया था, और दूसरे साइड में आपसे मैचिंग करने के लिए दे दिया था कि किस चेयरपर्सन को या किस पर्सन को किसके रिगार्डिंग में ओथ दिलाई जाती है। तो मतलब क्या है, इन शॉर्ट ये समझिए कि ओथ के रिगार्डिंग में भी क्या है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इन्हें जो शपथ दिलाई जाती है हाई कोर्ट के जजेस को कि वो क्या कर सके, प्रेजेंस ऑफ द प्रेसिडेंट और अ पर्सन ऑफ अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि उन पर्सन के सामने शपथ दिलाई जाती है जिनके यानी कि प्रेसिडेंट के सामने, और जिनके सामने क्या है अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो उनके सामने ने क्या है शपथ दिलाई जाती है। अब देखिए अगर आप शपथ की बात करोगे, जो ओथ एंड अफर्मेशन है वो किसके रिगार्डिंग में दिलाई जाती है, तो देखिए एक पर्सन जो अपॉइंटमेंट होते हैं जज ऑफ हाई कोर्ट, तो बिफोर इंटरनिंग जब वो कोर्ट के अंदर आते हैं तो उससे पहले उन्हें क्या है कोर्ट में मतलब शपथ दिलाई जाती है, और एफर्मेशंस बिफोर गवर्नर ऑफ द स्टेट, और सम पर्सन अपॉइंटमेंट बाय हिम फॉर पर्पस, यानी कि अगर प्रेसिडेंट जो गवर्नर है वो प्रेजेंट नहीं है तो उनके द्वारा जो भी गवर्नर के द्वारा जो अपॉइंटेड पर्सन है उसके द्वारा क्या है शपथ दिला दी जाती है। सैलरी और अलाउंसेस मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या क्या तरीके की सैलरी और अलाउंसेस दिया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, जुडिक्शंस एंड पावर ऑफ हाई कोर्ट, इसको हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे, ताकि वीडियो ऐसे भी काफ़ी लेंथी हो जाती है और व्यूज़ कम आते हैं। तो यदि आपको जो भी आज हमने टॉपिक डिस्कस किया है उसमें से कोई भी अगर डाउट हो तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम इसका लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे तो उससे पहले हम अपने डाउट क्लियर करेंगे, तब जा करके हम अपने आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। देखिए लेक्चर 2 में हम जुडिक्शंस एंड पावर ऑफ हाई कोर्ट, डिफरेंस बिटवीन रिट्स के रिगार्डिंग में क्या डिफरेंस है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी फंक्शंस बात करेंगे, किसके बारे में, हाई कोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी अगर आपको सजेशंस देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद। और आज की वीडियो ख़त्म करने से पहले देखिए आज इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल मैच है, जिसमें विराट कोहली के द्वारा अपनी सेंचुरी पूरी करके आज उन्होंने जो सचिन तेंदुलकर है उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो आप सब कमेंट बॉक्स में कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी हिस्टोरिकल आज क्रिकेट के इवेंट में हमारे देश के हमारे प्लेयर्स के द्वारा एक हिस्ट्री लिखी गई है, तो उसके रिगार्डिंग में भी आप कॉन्ग्रेचुलेशंस कह सकते हैं। इससे भी आपको क्या है मोटिवेशन आएगा, आप यहाँ से अपने लाइफ की जो चैलेंजेस है उसको किस तरीके से फेस करके एक नई मुकाम हासिल कर सकते हो, यहाँ से भी आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा।
आप अगर मैं रिकमेंडेड करूँगा तो मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप एक बार जा करके जो जितने भी जो सक्सेसफुल हैं उनकी एक छोटी सी बायोग्राफी आप ज़रूर पढ़ें, जिससे आपको क्या है एक मोटिवेशंस काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा। टेक केयर, जय हिंद।